उन दोनों का एक होने में अगर कोई चीज रुकावट थी तो वो थी गुड़िया के बाप का मोची का काम। गुड़िया एक मोची की बेटी थी। देखिए मानू, इस तरह से कभी नहीं हम एक हो सकते। मेरी जात और आपकी जात में बहुत फर्क है। मैंने आपसे पहले भी कहा है गुड़िया कि आप ये सभी बातें छोड़ दें। बस आप इतना बताएं कि आप भी मुझसे प्रेम करती हैं कि नहीं, बाकी सब मुझ पे छोड़ दें। इस बात के जवाब में गुड़िया एक गुलाब का फूल तोड़ती है और मानू की तरफ फेंक देती है। खुद वो वहां से चली जाती है। गुड़िया और मानू अपने अपने घर चले जाते हैं। देख मानू बेटा, तुझसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये जात पात का मामला है। हम छोटी जात में शादी नहीं कर सकते। माँ, मैं भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि शादी मैंने करनी है, बिरादरी वालों ने या जंगल वालों ने नहीं करनी। मैं तो सिर्फ गुड़िया से ही शादी करूँगा। वो दिन गुजर जाता है। अगले दिन मानो के घर पर गौरी कवि और मैना आती हैं। मैना और गौरी कवि उसकी माँ की सहेलियाँ थीं। और सुना पिंकी, कैसी चल रही है? और अब अपने बेटे की शादी भी कर दे, इतनी उम्र तो हो गई उसकी। अब क्या बताऊं तुम्हें गौरी बहन, शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन जिस पे वो दिल अटका के बैठा है वो गुड़िया है। क्या क्या पिंकी, ये क्या कह रही हो तुम? गुड़िया? गुड़िया वो मोची की बेटी, रानो चिड़िया की बेटी? ठीक सुना तुमने, वही। अब बाप तो मर गया लेकिन हमारे लिए अपनी नीच जात की बेटी छोड़ गया। देख सहेली, बात सुन। अगर तेरी शादी हो गई वहाँ पर तो हमारी भाजी बिरादरी तो तेरे से अब खत्म। अगर आज तेरा बेटा वहाँ शादी करेगा तो कल को हमारे बच्चे भी तो कहेंगे नीच जात में शादी करने के लिए हम तो रह गए। फिर शाम हो जाती है। मानो भी घर आ जाता है। जैसे ही मानो आता है उसकी माँ उससे बात करती है। बेटा जी, बिरादरी वाले और जंगल वाले सभी कह रहे हैं कि अगर तुम नीच जात में शादी करोगे तो वो तो हमसे तोड़ देंगे। मम्मा, मैं इन फरसूदा बातों को नहीं मानता। अगर उन्होंने हमसे जोड़ के भी रखी हुई है तो हमें क्या फ़ायदा दे रहे हैं। बस मैं तो शादी करूँगा तो गुड़िया से ही। औलाद के सामने तो माँ बाप को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। आखिर वो माँ बेटा गुड़िया और गुड़िया की माँ के पास रिश्ता लेने आते हैं। पिंकी रिश्ता मांगती है। आप जैसे अच्छे और बड़े पक्षियों को कौन इनकार करेगा? मुझे ये रिश्ता कबूल है। तो बस ठीक है, ज़्यादा धूमधाम से तो हमें ये शादी करनी नहीं। बस चंद ही लोग बारात में आएंगे और हम गुड़िया को ले जाएंगे यहाँ से। बहन जी, दहेज की कोई लेन देन की बात है तो वो भी अभी कर लें ताकि बाद में मसला ना हो। दहेज कैसा रानो, तुम हमारी औकात के मुताबिक तो कोई भी चीज़ नहीं दे सकोगी। हम कहाँ और तुम कहाँ। अरे मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आंटी जी, आप मम्मा की बातों का बुरा मत माने। बस हमें गुड़िया चाहिए और कोई चीज़ भी नहीं चाहिए। बस फिर इस तरह से रिश्ते की हाँ हो जाती है और 2 दिन बाद बारात आती है। पिंकी अपने बेटे को लेके बारात लेने जाती है, लेकिन गुड़िया को क्या पता था कि एक क़यामत उसका इंतज़ार कर रही है। यही देखने के लिए ही हमें ऊपर वाले ने जिंदा रखा था कि देखो इतने नीच जात का रिश्ता इतनी ऊंची जात में, क्या बात है। वाह जी वाह, मैं क्या बोलूँ अब। गौरी बहन जी, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अगर आप पहले ऐसी बातें करते तो मैं कभी भी शादी ना होने देती। हम सभी पक्षी हैं और ऊपर वाले ने सभी पक्षी बराबर बनाए हैं। बराबरी की बात तो आप रहने ही दें रानो बहन। बस अब जो हुआ सो हुआ। हमारे नसीब में जो था वो हमें मिल गया। आपकी बेटी तो खैर बड़े नसीबों वाली निकली। नसीब हूँ तो ऐसे हूँ। आंटी जी, छोड़े इन बातों को। अब आप शादी की बाकी रस्में पूरी करें, देर हो रही है। हमें वापस भी जाना है क्योंकि रास्ता काफ़ी दूर का है। जैसे तैसे गुड़िया की शादी हो जाती है। पहले 2-4 दिन तो अच्छे गुजर जाते हैं, सबका रवैया ठीक होता है, लेकिन बाद में उसकी सास रंग दिखाना शुरू कर देती है। पूरे घर का काम गुड़िया के जिम्मे होता है। वो सारे घर की सफाइयाँ करती, बर्तन धोती, नाश्ते बनाती। अब तो मानो भी उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। मेरा बैग कहाँ है और अभी तक नाश्ता तैयार नहीं किया। बस तुम मासियों की तरह इन्हीं कामों पे ही लगी रहा करो। आप मुझे रोज ताने क्यों देते हैं? ये काम भी तो आपकी मम्मा ने मुझे दिए हैं। तुम्हें तो मौका चाहिए होता है मेरी मम्मा के बारे में बोलने का। मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई नाश्ता नहीं करना और आइंदा के बाद मेरे साथ मेरी मम्मा के बारे में कोई बात ना करना। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? अब काम वाली तो आपकी मम्मा ने ही मेरे आने के बाद हटा दी है। मैंने खुद से तो ये काम नहीं चुने। मानो चिड़ा उखड़ा उखड़ा सा वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ की लगाई बुझाई जो रोज होती थी, उसकी माँ हर वक्त अपने बेटे के कान भरा करती और उसे दूसरी शादी का मशवरा देती। मान जाओ मानू, मान जाओ, अभी भी वक्त है। वो चिड़िया बहुत खूबसूरत है और हमारी जात पात की भी है। ठीक है मम्मा, मैं भी वैसे इस गुड़िया से थक चुका हूँ। जितना इश्क का भूत था वो मेरा उतर गया है। आप आज ही बात करें मासी से, मुझे ये रिश्ता कबूल है। बस फिर क्या था, वो उसी वक्त गुड़िया को तलाक दे देता है।
गुड़िया, बेहतरी इसी में है कि अब हम दोनों के रास्ते जुदा जुदा हूँ। मैं आपको डिवोर्स कर रहा हूँ। आप यहाँ से कल चली जाइएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं और आपने डिवोर्स का फैसला कर ही लिया है तो कल की क्या, मैं आज अभी इसी वक्त ही चली जाती हूँ। गुड़िया रोती धोती हुई उसी वक्त वापस अपनी माँ के पास चली जाती है। मम्मा, मेरा कसूर यही था कि मैं एक मरे हुए मोची की बेटी थी। हाँ मेरी बेटी, ये समाज बहुत जालिम है, ये आपको नहीं जीने देगा। मुझे तो पहले ही पता था, लेकिन मैं आपकी खुशी के आगे चुप हो गई थी। लेकिन आप फिक्र न करें, आपकी मम्मा है ना, मैं सब संभाल लूँगी। कुछ वक्त इसी तरह से ही बीत जाता है, लेकिन रानो चिड़िया बीमार होने लगी थी। अपनी बेटी का दुख और ये कलक उससे बर्दाश्त नहीं होती और वो बीमार हो जाती है। मेरी बेटी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर पाई। मम्मा, ऐसा मत कहें मम्मा, इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं। मम्मा, ऐसा मत करें। अभी गुड़िया यही बातें ही कर रही होती है कि रानो चिड़िया इस दुनिया से चल बसती है। अब तो गुड़िया बिल्कुल अकेली हो गई थी। मालिक के मकान ने भी गुड़िया को घर से निकाल दिया था क्योंकि गुड़िया किराया नहीं दे पाई थी। गुड़िया अकेली बैठी होती है कि उसकी सहेली पारो वहाँ आ जाती है। अरे गुड़िया, तो यहाँ क्यों बैठी है मेरी जान? यहाँ ना बैठूं तो कहाँ जाऊँ? मेरे पास घर भी नहीं है, मेरा सब कुछ छिन गया। मेरा एक खुला घोंसला है, मौसम तो ख़राब है, बारिश होने ही वाली है, लेकिन जब तक तू वहाँ पे रह सकती है। बस फिर क्या था, गुड़िया रोते रोते उस घोंसले में आके रहने लगती है। माँ, आप तो मुझे छोड़ के मत जाती, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? कुछ देर अकेले रोने के बाद वो भोजन की खोज को निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक तितली डूबती हुई नजर आती है। बिना कुछ सोचे समझे गुड़िया उस तितली की निकलने में मदद करती है और उसे नदी में से निकाल के ऊपर खुशकी पे रख देती है। प्यारी तितली, शुक्र है ऊपर वाले का कि आपको कुछ नहीं हुआ। अब आप अपने घर जा सकती हो। मैं एक तितली नहीं बल्कि मैं एक परी की बेटी हूँ। मुझे एक देव ने तितली बना दिया था। आपका धन्यवाद, आपकी वजह से मैं फिर से परी बनने जा रही हूँ। इतना कहते ही वो तितली अपनी छोटी सी परी के रूप में आ जाती है। अरे तुम तो सच में नन्ही परी हो। अभी गुड़िया इतना ही कहती है कि वहाँ पर उसकी माँ भी हाजिर हो जाती है। प्यारी चिड़िया, आपका बहुत शुक्रिया। एक देव ने मेरी बेटी को तितली बना दिया था और जब तक कि कोई अच्छा पक्षी उसकी मदद ना करता वो वापस परी नहीं बन सकती थी। आपने मेरी बेटी की मदद की है, बोलो मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? फिर चिड़िया उस परी को अपने साथ सारी बीती हुई बात बताती है कि किस तरह से वो एक मोची की बेटी है और कैसे उसे तलाक हुई और कैसे उसकी माँ मर गई। चिंता मत करो प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हें एक घास का बना हुआ घर देती हूँ। ये घास का बना हुआ घर जादुई है, इसमें फ्रूट और खाने का सभी सामान मौजूद है और अच्छी बात यह है कि तुम जितना भी खाओगी ये सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। नदी के पास इतना प्यारा सा घास का घर देख के चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। गुड़िया परी का धन्यवाद करके उस घर के अंदर आ जाती है। उस घर में तो सभी कुछ था। परी की कही हुई एक एक बात दुरुस्त थी। वो जितना भी खाती है उसका भोजन बढ़ता चला जाता है। अब तो वो बहुत ही खुश थी, पानी की भी कमी ना थी। वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। पूरे जंगल में भगदड़ मची थी। सभी जानवर और पक्षी अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। सभी ही भाग रहे थे क्योंकि जंगल में कहीं से कोई शेर आ निकला था जो सभी का ही शिकार कर रहा था। जानवर तो जानवर, पक्षी भी उसके गजब से बच न सकते थे। हाँ, अनाज और फलदार पौधों के पास बैठ जाता हूँ, जैसे ही कोई पक्षी आएगा पकड़ लूँगा। कालू भैया, गौरी बहन और मिठू भैया, कुछ न कुछ तो हमें करना ही होगा। जैसे बेचारी सोनी कवि अब विधवा हो गई, हमारे बच्चों की भी तो जान को खतरा है और हमारे भी। सोनी बहन, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा जीजा नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई, तुम मेरे घर में ही रहोगी अब से। बाकी रहा उस शेर का मसला, तो वो तो एक बड़ा मसला है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा। मेरी बहन तो विधवा हो गई, अब उसके पति तो वापस आने से रहे, लेकिन अब ये बताओ कि हम क्या करेंगे? भोजन कैसे ढूंढेंगे? ऊपर के पेड़ों पे तो अब फल रहे नहीं। सूखा दाना लेने के लिए या नीचे के पेड़ों से फल सब्जी लेने के लिए हमें नीचे उतरना होता है। हाँ, और नीचे जैसे ही उतरो वो शेर पकड़ लेता है। वो छुप के बैठता है झाड़ियों में। वो पक्षियों पे भी नजर रखता है। जैसे मेरे पति को उसने मार डाला, खा गया मेरे पति को, वो खा गया।
उस शेर की दहशत तो जानवर पक्षियों पे भी इतनी थी कि अगर पक्षी कभी उड़ के जा रहे होते अपना दाना ढूंढने, जैसे ही सरसराहट होती तो वो ऊंचे पेड़ों में पत्तों के पीछे छुप जाया करते। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ऊपर के पेड़ों पे बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता था। मम्मा मम्मा मुझे कुछ ला दो, मुझे भूख लगी है। मम्मा मुझे कुछ दो ना। जा जग्गू चुप कर जा, तेरे पापा गए हैं ऊपर के पेड़ों पे, तो तुझे पता है कुछ अब मिलता ही नहीं, सब खत्म हो गया। नीचे वो शेर नहीं आने देता, चुप कर जा। भूख लगी है मम्मा, भूख लगी है, दाना दो। मम्मा प्यारी मम्मा, मुझसे भूख और सहन नहीं होती, मुझे भोजन ला के दें जहाँ से भी करें। हाँ मेरी बेटी तुम सच कह रही हो, कल से भी तो तुमने कुछ नहीं खाया, जो दाना घर में था वो भी खत्म हो गया। मैं चाहती हूँ आप दरवाजा बंद कर लें। चिड़िया वहाँ से सीधा कालू कौवा और गौरी कवि के घर चली जाती है। कालू भैया मैं भोजन की खोज के लिए जा रही हूँ, अगर कुछ मिला तो जग्गू के लिए भी ले आऊंगी, और अगर मैं ना लौटूं तो मेरी गुड़िया आपके पास अमानत है, उसका ख्याल रखना। बस इतना ही कह के पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो भोजन की तलाश में बहुत दूर उड़ती है। दूर जाके उसे एक छोटा सा पौधा मिलता है जिसपे आम लगे हुए थे। पौधा यूं तो बहुत छोटा था लेकिन आमों से लदा हुआ था। चिड़िया जैसे ही आके बैठती है, पीछे से शेर झपट्टा मार लेता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मेरी गुड़िया भूखी है, मुझे अपनी बच्ची के पास जाने दो, मुझे उसके लिए भोजन लेके जाने दो। मैं वैसे भी इतनी छोटी हूँ, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। यही छोटे पक्षी और जानवर तो मेरे हथे आते हैं, बड़े तो भाग जाते हैं। आखिर मैं बुढ़ा जो हो गया हूँ, तुम्हें छोड़ दिया तो मैं क्या खाऊंगा। दूसरी तरफ जंगल के उस इलाके के कुछ पक्षी डंडा लेके शेर का पीछा कर रहे होते हैं। वो जैसे ही शेर को देखते हैं, डंडों के साथ उस पर टूट पड़ते हैं। वो वार पे वार करते हैं। शेर बेहोश होने वाला होता है और वो चिड़िया को छुड़वा के वहाँ से ले जाते हैं। चिड़िया अपने घर तो आ गई थी लेकिन खौफ के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे माफ़ कर दें मम्मा, मुझे माफ़ कर दें, ना मैं आपको भोजन के लिए जिद करती और ना आपका ये हाल होता। खुद को दोष मत दो मेरी प्यारी बच्ची, भोजन तो आखिर लाना ही था, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। मेरी जान बच गई, यही भी बहुत है मेरी प्यारी बेटी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक सुबह तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो 2 दिन तक जारी रहती है। बारिश इतनी तेज थी कि पक्षी अपने घरों से निकल भी नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी क्या, आखिर भोजन तो खोज करना ही था ना। पक्षियों ने अपने बच्चों को जो खिलाना था। बस कौवा और रानो चिड़िया वहाँ से जाते हैं भोजन की खोज के लिए। वो बारिश में ही उड़े जा रहे होते हैं कि रास्ते में उसको शेर दिखाई देता है। तेज बारिश के कारण शेर बहुत बीमार हो गया था और वो चिल्ला रहा होता है। चिड़िया तुरंत उसके पास आ जाती है। शेर जी आपको क्या हो गया? आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं भूखा हूँ और मुझे बुखार भी है और मेरे पास रहने की भी जगह नहीं। आप परेशान ना हो शेर जी, यहीं पर एक गुफा है, मैं आपको वहाँ छोड़ आती हूँ। फिर चिड़िया अपने घर से उसके लिए गरम गरम सेवइयाँ लेके आती है। शेर बहुत खुश हो जाता है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया लेकिन तुम अपनी जान को जोखिम में डाल के मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो चिड़िया। शेर जी मेरी बड़ों ने मुझे ये सीख दी है कि कोई भी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें सबके साथ भला करना चाहिए। सिर्फ तुम ही हो चिड़िया जिसने मेरे बारे में ऐसा सोचा। बाकी जवान शेरों ने मुझे अपने जंगल से भी निकाल दिया। मेरे परिवार ने भी मेरा ख्याल नहीं किया, उन्होंने भी मेरी परवाह नहीं की और मैं अपना जंगल छोड़ के यहाँ आ गया। इसीलिए मैं वैशी बन गया और मैं सभी पक्षी और सभी जानवरों को खाने लगा, पकड़ने लगा। अगर ऐसी बात है तो शेर जी आप हमारे महाराज क्यों नहीं बन जाते? हमें एक महाराज की ज़रूरत है। मैं ऐसा करती हूँ, आज ही पक्षियों से बात करती हूँ। आपको भी वचन देना होगा, आप एक अच्छे महाराज बन के जनता का ख्याल करेंगे और आप एक अच्छे शेर बन के रहेंगे। शेर को ये कहने के बाद चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई चली जाती है। अगले दिन वो सभी ही पक्षियों को इकट्ठा करती है और उनसे बात करती है। इस तरह से पक्षियों हमें एक अच्छे महाराज मिल जाएंगे और उनको एक जंगल मिल जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। हाँ चिड़िया कहती तो तुम ठीक हो, हमारे जंगल में कोई महाराज भी तो नहीं है, इसीलिए कोई ना कोई शिकारी जानवर आके हमारा शिकार करता रहता है और शिकारी पक्षी भी हमें बहुत तंग करते हैं।
तो बस ठीक है, अगर शेर जी ये वचन देने को तैयार हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे तो मैं आज ही सभी जानवरों से बात करता हूँ। जानवर अगर मान जाएंगे तो सभी पक्षी भी मान जाएंगे। हम इन्हें आज ही महाराज बनाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया और कबूतर ने सभी जानवरों से बात कर ली थी। चिड़िया शेर के पास जाती है। उठे महाराज जी, सभी पक्षी और जानवर आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा महाराज? और मैं महाराज हूँ। चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर चिड़िया शेर को लेके वहां से चली जाती है और वहां आ जाती है जहां सभी जानवर इकट्ठे हुए थे। जानवर और पक्षी महाराज के इंतजार में इकट्ठे हुए थे एक जगह पर। बस फिर क्या था, चिड़िया और शेर भी पहुंच जाते हैं। उनमें से गाय बोलती है, महाराज जी, हम आपको महाराज बनाते हैं। महाराज की जय हो। लेकिन आपको भी वचन देना होगा, आप हम सब की रक्षा करेंगे और आप हमारा शिकार नहीं करेंगे। आप सभी ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं भी वचन देता हूँ, मैं आप लोगों का शिकार कभी नहीं करूँगा और बाकी के शिकारी जानवरों और पक्षियों से भी आपकी हिफाजत करूँगा। आज से इस जंगल को और आप लोगों को कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकेगा, ये मेरा वादा है। फिर सभी जानवर और पक्षी खुशी से महाराज की जय हो, महाराज की जय हो के नारे लगाने लगते हैं। जंगल में खुशहाली फिर से लौट आती है। सभी पक्षी और जंगल के जानवर खुशी खुशी और आज़ादी के साथ अपना भोजन ढूंढते और रहते थे। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुराई को हमेशा अच्छाई से और प्यार से काटा जा सकता है। बुराई को कभी बुराई से नहीं मारा जा सकता। आपका